लाबा की माँ टीचर थी। ये 3 बहन थीं। माँ का ताल्लुक तदरीस से था, तभी लड़कियों को भी पढ़ने से रग़बत थी। दोनों बड़ी बहनों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो उनकी मुनासिब घरों में शादी हो गई और वो अपने कमरों में जा बसें। अब लातबाह अकेली रह गए। माँ अपनी मुलाजमत पूरी कर चुकी थी। 1 साल के बाद रिटायर डाल होने वाली थी। इससे लाबा की फिक्र थी। ये एक भारी फर्जा था जिसे वो जल्द अज जल्द अदा करना चाहती थी, ताहम अच्छे रिश्ते यूं ही नहीं मिल जाते, उनके लिए कोशिश करना पड़ती है। मिलने जलने वालों ने कुछ रिश्ते बताए, लोग देखने भी आए, मगर लाबा ने इनकार कर दिया। इसने माँ से कहा कि अभी इस मसले को मत छेड़ी, पहले मुझे सुकून से एमए कर लेने दें। बात दरअसल ये थी कि लाबा की मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक अमीरजादे से हो गई थी जिसका नाम खुर्रम था, और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद खुर्रम ने लाबा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। वो भी दिल से यही चाहती थी, लेकिन दोनों के वालिदैन राज़ी न थे। बहरहाल उन्होंने जूं तू माँ बाप को राज़ी किया और शादी हो गई। बदकिस्मती के शादी के बाद दोनों एक दूसरे की तवक्कुआत पर पूरे न उतरे। पहले तो कुछ भाई न दिया था, बाद में ऐब सवाब खिले। मिजाजों का भी फर्क था। तमाम उम्र नोक झोंक और खटपट में गुजर गई। दोनों ने जैसे तैसे अपने बच्चों की खातिर भली बुरी जिंदगी इकट्ठे गुजार दी। राबिया लाबा खाला की बेटी और मेरी खालाजाद थी। इसको माँ की तरह पढ़ने का शौक था। कॉलेज की बेहतरीन तालबा मानी जाती थी। एफएससी शानदार नंबरों से किया, मेरिट बना चुकी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लिया। बड़ी बहन डॉक्टर थी। राबिया डॉक्टर ना बना चाहती थी। बीएससी करते ही इसके काफ़ी रिश्ते आए। उसने किसी रिश्ते को कबूल ना किया। वो आला तालीम मुकम्मल करना चाहती थी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा। वालिदैन ने शर्त रखी कि वो सिर्फ पढ़ाई से गरज रखेगी और शादी के मामले में वालिदैन की पसंद को तरजीह देगी। राबिया की उम्मी लाबा खाला को पसंद की शादी का तजुर्बा हो चुका था। राबिया के वालिदैन लो मैरिज करके उम्र भर पछताते रहे थे। उनके ख्याल में लो मैरिज के बाद मोहब्बत का जनाजा निकलता है। मिजाजों का इख्तिलाफ जो बाद में ज़ाहिर होता है, वो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में नफ़रतों का जहन्नम खोल देता है। तभी उन्होंने तहैया कर लिया कि बच्चों की शादियां खुद देखभाल कर करेंगे और उनको लो मैरिज के चक्कर में ना पड़ने देंगे। राबिया ने वालिदैन से वदा कर लिया कि उन चक्रों में पढ़ने की बजाय सिर्फ तालीम से वास्ता रखेगी। इसको यूनिवर्सिटी जाने से ना रोका जाए। एमएससी का 1 साल खैरियत से गुजर गया, मगर होनी होकर रहती है। एक दिन राबिया की मुलाकात नवीद से हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नवीद अच्छा लड़का था, संजीदा, शरीफ और आला खानदान का चश्म व चराग था। असको राबिया की बदनामी भी मतलूब न थी। उसने अपने वालिदैन को ख़त लिखा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। माँ बाप ने जवाब दिया, तालीम मुकम्मल कर लो, फिर लड़की और उसका ख़ानदान भी देख लेंगे। अच्छे लोग हुए तो तुम्हारी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करेंगे। लेकिन राबिया के वालिदैन तो लो मैरिज काज खम खा चुके थे। वो नहीं माने। उन्होंने लड़के को देखना तो कुजा इसका नाम तक सुनना गवारा ना किया, बल्कि बेटी से कहा, तुम इस वादे की पाबंद रहो जो तुमने हमसे किया था कि शादी अपनी नहीं हमारी पसंद से करोगी। रिजल्ट आ गया। खुशकिस्मती से नवीद को फौरन ही अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि इसके साथ ख़ानदानी असर और रसूख था। वो समझ रहा था कि अच्छी मुलाजमत मिलने के बाद राबिया ज़रूर अपने वालिदैन को राज़ी कर लेगी, मगर वो ऐसा ना कर सकी। माँ को जब इसने नवीद की मुलाजमत के बारे में बताया तो वो बोली, पसंद के ये जज्बात वक्ती होते हैं। इतनी जल्द इंसान को पर कुछ नहीं सकता, क्योंकि आंखों पर जज्बात की पट्टी बंधी होती है। कल जब तुमको अच्छा शौहर, अच्छा घर मिलेगा तो तुम नवीद को भूल जाओगी। सो बेहतर है कि आज ही भला दो। तुम्हारे वालिद भी नहीं मानेंगे, बल्कि नवीद वाले अगर रिश्ता लेने आए तो डर है कि बेरुखी से बात करके उनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए तुम नवीद का ख्याल जहन से निकाल दो। जब राबिया ने देखा कि किसी तौर घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो उसने नवीद को अपनी मजबूरियां बताकर उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली और माँ बाप का मान रख लिया। नवीद को इतना सदमा हुआ कि वो अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर अपने चा के पास इंग्लैंड चला गया। 6 माह बाद राबिया की शादी फहद से हो गई। वो किस दिल से दुल्हन बनी, उसका दिल ही जानता है। ख्यालों में इसका महबूब बसा हुआ था।
रूह का मालिक नवीद था और जिस्म का मालिक फहद बन चुका था। शादी को 3 दिन गुजरे थे कि वो डाइंग रूम हैन गई। वहां दीवार पर नवीद की तस्वीर लगी देखी तो ठिठक गई। कुछ देर के लिए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ले। वाकई ये तो नवीदुक की ही तस्वीर थी, जिसके साथ यूनिवर्सिटी में इसने मुलाकातों के पुरकैफ लम्हात गुजारे थे और ख्यालों हैं कई चांदनी रातों को सुबह के सूरज के साथ मिला दिया था। बेशुमार सुंदर सपने देखे थे, जीने और मीरने की कस्में खाई थीं। फिर जाने वो कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो किसी के नाम से मंसूब भी नहीं हुई थी कि वो मायूस होकर किसी और मुल्क में गुम हो गया था। इसके बैरून मुल्क चले जाने के सिर्फ 6 माह बाद वो उसके बड़े भाई की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। ऐसी आंधी चली कि घर भी छोटा और शहर भी। अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया था कि बाप ने शादी तय कर दी। वो कहती रह गई कि पीएचडी करना चाहती हूं, लेकिन इसके वालिद ने कह दिया बस इतनी पढ़ाई काफ़ी है। जो लड़का हमने राबिया के लिए पसंद किया है वो बड़ा ऑफिसर है। हमारी बेटी शहजादियों की तरह राज करेगी, और वो ना चाहते हुए भी राज करने आ गई थी। इसके पास नवीद की जितनी भी तस्वीरें थीं वो सब उसने जला दी थीं, लेकिन इस तस्वीर का वो क्या करे जो ड्राइंग में लगी हुई थी। इख्तियार तो अपनी चीज़ पर होता है पर आई पर नहीं। नवीद ने एक बार इससे कहा था तुम मुझसे जुदा कभी भी होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपनी जिद का पक्का था। राबिया इससे जुदा भी हो गई, लेकिन वो अभी तक न सिर्फ उसके साथ था बल्कि घर में भी था। उसने पलकों की चिलमन उठाई और एक मर्तबा फिर नवीद की तस्वीर को देखने लगी और आलम फरामोशी में तस्वीर उठाकर अपने दूल्हा से पूछा, ये किसकी तस्वीर है? ये मीर अलिफ छोटा भाई नवीद है। किसी लड़की को चाहता था, लड़की के वालिदैन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और लड़की ने भी वालिदैन का साथ देते हुए इससे मुंह मोड़ लिया तो वो दिल बर्दाश्ता होकर मुख से बाहर चला गया। मेरी तुम्हारी शादी में भी इसी वजह से शिरकत न कर सका। मैंने फ़ोन पर कहा भी कि मेरी शादी तो अटेंड कर लो, मगर वो नहीं आया। अब आएगा तो कान खींचूंगा। वो शौहर की बातें ऐसे सुनती जैसे कोई ख्वाब में किसी की बातें सुनता हो। अपने ही घर में दीवार पर दिन रात लगी नवीद की तस्वीर देख देख कर एक बार फिर उसकी याद ने राबिया के दिल को दबोच लिया। वो सोच भी ना सकती थी कि वो जिस घर बया कर जाएगी वो नवीद का होगा। अब इसी घर में नवीद की भाभी बनकर रहना कितना दुश्वार था। राबिया हर वक्त परेशान रहने लगी। सोचती किसी रोज़ नवीद वापस आ गया तो क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। कभी न कभी उसने तो आना ही था, और अगर फहद को शक हो गया तो वो अपने शौहर की नज़रों में भी गिर जाएगी। वो उन्हीं ख्यालों में घिरी रहने लगी। एक रोज़ वो ड्राइंग रूम में सजावट की चीज़ों से गिर्द झाड़ रही थी कि नवीद की तस्वीर के पास आई और इसे गौर से देखने लगी। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्करा रहा था। इसको याद आया कि एक बार नवीद को राबिया की तकरीर इतनी पसंद आई थी कि इसने अपना जीता हुआ मेडल गर्दन से आतार कर राबिया के गिले में डाल दिया था। राबिया को चुप सी लग गई। एक दिन फहद ने नवीद को खत लिखा। उसने लिफाफे में अपनी और राबिया की तस्वीर भी रख दी। राबिया ने लिफाफे से वो तस्वीर निकाल ली। फहद ने पूछा, तुमने तस्वीर क्यों निकाल ली? वो बोली, जब देवर साहिब घर आएंगे तो देख लेंगे। मुझे गुस्सा आता है। आप हर वक्त उसकी बातें क्यों करते रहते हैं? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? वो मेरा छोटा भाई है, मुझे प्यारा है। तुम क्यों मेरे भाई के नाम से इस कदर वहशत खाती हो? इसकी सास माँ जैसी थी कि इसकी अपनी कोई बेटी ना थी। वो राबिया को ही अपनी बेटी समझती थी। एक दिन राबिया अपने कमरे में थी कि किसी ने दर पर दस्तक दी और एक लिफाफा अंदर फेंक दिया। वो कमरे से बाहर निकली तो सहन में लिफाफा पड़ा हुआ था। ये खत लंदन से आया था। लिखा था, माँ मैं अभी तक इस लड़की को नहीं भूला जिसका नाम तक अब नहीं जानती। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अब नाम बताने से क्या फायदा है। खुदा जाने वो अब कहाँ होगी। आप कहती हैं कि कहीं मैंने लंदन में शादी तो नहीं कर ली। अम्मी जान कोई इस जैसी मिलेगी तो शादी करूंगा ना। राबिया ने सोचा, अगर खत छिपा लूं आप फाड़ दो तो क्या फर्क पड़ेगा। क्यों ना अम्मा को दे दूं, वो बेचारी रोज बेटे के खत का इंतजार करती हैं। इन दिनों मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, खत ही आधी मुलाकात हुआ करते थे। बस इसने खत माँ को दे दिया। वो बोले, बेटी राबिया,
तुम ही पढ़कर सुना दो। खत सुनकर बोले, पता नहीं वो कौन लड़की थी। काश मुझे इसका पता चल जाए तो मैं उसके माँ बाप के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर मिला लूं और अपने बेटे के लिए खुशियां ले ऊहे। राबिया ऐसे बुझी हुई खड़ी सोच रही थी कि अगर उनको पता चल जाए कि वो बदनसीब में हूं तो शायद ये मेरी शक्ल भी देखना ग्वारा ना करे। इतने में फहद आ गया। पूछा, राबिया तुम क्यों ऐसे सहमी खड़ी हो? क्या हुआ है? शौहर की बात पर वो और परेशान हो गई, जैसे वाकई उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नवीद का ख्याल अब तो उसकी जिंदगी के लिए सुहान रू बन गया था। खौफ एक तलवार की तरह हर वक्त उसके सर पर लटकता रहता था। कुछ दिन बाद नवीद का दो सर अखत आ गया। लिखा था, माँ, इस लड़की ने बेवफाई की, अब उसकी शादी हो गई है। अब आपको किसी के दर पर लड़की के माँ बाप को मनाने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद नवीद का कोई खत ना आया। एक दिन फहद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं। नवीद ने इसे ना तो दफ्तर में फ़ोन किया है और ना खत लिखा है। क्यों ना घर पर फ़ोन लगवा लो, माँ ने कहा। फ़ोन लगवा कर क्या करोगे? तुम खुद लंदन क्यों नहीं चले जाते? देखो तो जाकर के वो किस हाल में है। फ़ोन वापस आकर लगवा लेना। फहद ने माँ के कहने से लंदन जाने की ठान ली। खानेवाल एक छोटी सी जगह थी। इस्लामाबाद अभी आबाद ना हुआ था और लंदन जाने के लिए कराची से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। फहद ने राबिया से कहा, तुम भी चुल्लू, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा लेता हूं। तुम भी सैर कर लोगी। इसको समझा बुझा कर ले आएंगे, फिर किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी करा देना। राबिया ने लंदन जाने से साफ इनकार कर दिया। फहदी के इलाही भाई की खैर खबर लेने चला गया, लेकिन 15 दिन बाद वो वापस आ गया क्योंकि नवीद लंदन से किसी और तरफ निकल गया था। फहद ने वहां इसका पत्ता मालूम करने की कोशिश की मगर फिर बहुत मायूस और आदास लूट आया। कहने लगा, अगर मुझे पता चल जाए कि किस लड़की की खातिर मेरे प्यारे भाई ने बनवास लिया है तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। इसी की बेवफाई की वजह से मेरा भाई घर बदर ही नहीं मुल्क भी छोड़कर चला गया। वो मुझे लंदन में भी नहीं मिला। राबिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया मगर अब उसकी अदराब अलैहिस्सलाम के दिल में अटक कर रह गई थी कि घर में हर वक्त इसी का जाल कर रहता था। वो उसे भुलाना चाहती थी और उसकी सास और शौहर नवीद नवीद करते रहते थे। कभी कभी तो वो तन्हाई में रोने लगती थी। 2 साल सुकून से गुजर गए। अचानक एक दिन सुबह सुबह नवीद घर आ गया। माँ जी की तबीयत अच्छी ना थी, वो इसको याद कर करके रो। अचानक नवीद के आ जाने से तन मुर्दा में जान पड़ गई और माँ मरते मरते जी उठी। फहद भी बहुत खुश था लेकिन राबिया बुझ गई थी और नवीद की हालत तो ऐसी थी जैसे अपने सामने मौत का फरिश्ता देख लेता है। फहद ने छोटे भाई से अपनी बीवी का तारुफ कराया कि ये है तुम्हारी भाभी राबिया। अब ये तुम पर जुर्माना करेंगी कि तुम हमारी शादी में नहीं आए। जुर्माना तो मैं अदा कर नहीं सकता, अलबत्ता मुआफ़ी मांग सकता हूं। छोटे देवर हो, पांव छू लो, मुआफ़ी मिल जाएगी। ये कहकर फहद बाहर जाने लगा कि अम्मा ने इसे आवाज़ दी। तभी राबिया की तरफ देखे बगैर नवीद ने कहा, जिसकी खातिर हमने दुनिया छान मारी, पता नहीं था कि वो दुश्मन तो अपने घर में है। बात फहद के कान में भी पड़ गई। पूछा, क्या कहा नवीद? कुछ नहीं, खुद से कह रहा था, एक दोस्त के बारे में। इसको प्यार से दुश्मन बुलाता हूं, इसके पास भी जाना है पर अभी नहीं, कल चला जाऊंगा। राबिया की तो सांस राख गई थी। खुद से खुद को छेपा रही थी। सुबह से बावर्चीखाने में घुस गई कि देवर के लिए खुद खास एहतिमाम से खाना बना रही है। यूं भी उसके सामने न जाना चाह रही थी कि नवीद के चेहरे पर तुलफन्नी देख चुकी थी। डर था किसी वक्त ऐसी बात जबान पर ना ले आए कि जिसको फहद सुनने। एक दिन फहद ऑफिस गया हुआ था। सास सो रही थी। नवीद इसके कमरे में आ गया। उसने तंज ये कहा, शादी करने को क्या, तुम्हारे माँ बाप को यही घर मिला था। 2-4 घर छोड़कर क्या बया नहीं कर सकती थीं। राबिया ने इसे समझाना चाहा कि देखो नवीद, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम अगर चले ना गए होते तब भी शायद पता चल जाता कि मेरी शादी किस घर में हो रही है। अब मैं राबिया नहीं तुम्हारी भाभी बन चुकी हूं। मेरा नहीं तो अपने भाई का ख्याल करो।
آئندہ کبھی ایسی ویسی باتیں مت کرنا جس سے کسی کو شبہ ہو کہ ہم ماضی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن اب میں دیور بین کر ہر دم تمہاری نظروں کے سامنے نہیں رہ سکتا۔ بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تمہارے بعد تمہاری ماں کتنی پریشان رہتی ہیں، تمہیں کیا خبر؟ وہ بوڑھی ہیں اور بیمار رہتی ہیں، تمہیں اس عمر میں ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ رابعہ یہ باتیں کس دل سے کہہ رہی تھی؟ یہ تو وہی جانتی تھی، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نوید واقعی ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جائے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ نوید یہاں کی بے کیف زندگی سے اکتا کر پھر سے انگلینڈ چلا گیا۔ اب تو اسے اس گھر، جائیداد اور روپے پیسے سے بھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، اس نے سبھی کچھ اپنے بھائی کو سونپ دیا۔ اس کے جانے سے رابعہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسی دوران خدا نے اس کو ایک بیٹے سے نواز دیا۔ یک کے بعد دیگرے وہ 2 اور بچوں کی ماں بھی بنی۔ زندگی میں کچھ ہلچل، کچھ ٹھہراؤ آ گیا۔ بچوں نے اس کو مصروف کر دیا تھا۔ نوید کی کبھی یاد آئی بھی تو اس نے کے خیال کو پرے جھٹک دیا۔ صد شکر کے جاتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم سے اپنی تصویر بھی اتار کر لے گیا۔ یہ تصویر اسے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔ وہ ماضی کو فراموش کر کے اپنے حال میں گم ہو گئی۔ 12 برس گزر گئے۔ اس کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہی اسی گھر کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ اپنے شوہر سے اس کو کوئی شکایت نہ تھی، لیکن اپنے والدین سے وہ آج بھی اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اس کو ماں باپ سے شکو تھا، جنہوں نے خود تو اپنی پسند کی شادی رچائی تھی اور اس کو اس حق سے محروم کر کے ایک پرخلش زندگی میں دھکیل دیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ اچانک گھنٹی بجی۔ اس نے نارمل انداز سے فون اٹھایا، مگر فون کرنے والے کا لہجہ نارمل نہ تھا۔ فون فہد کے دفتر سے تھا۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ کسی ڈاکو نے پولیس مقابلے میں ان کو گولی مار دی ہے۔ یہ سنتے ہی ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ بے سدھ ہو کر جہاں کھڑی تھی وہاں ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی یہ تقیسیہ بھی بیکار چلی گئی تھی کہ جیسا جیون ملا تھا اس کو صبر سے اور خدا کی رضا جان کر قبول کر لیا تھا۔ یہ عارضی سکون بھی راس نہ آیا۔ اس کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے۔ بڑا بیٹا 10 برس کا تھا۔ اس کو پڑھانا لکھانا اور گھر کو بھی چلانا تھا۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کو اسے اکیلے نبھانا تھا۔ ابھی وہ پچھلی محرومیوں کے چنگل سے نہ نکلی تھی کہ نئی محرومیوں کا حال اس پر آ گرا تھا۔ آج شدت سے نوید یاد آیا۔ وہ ہوتا تو کم از کم اپنے بھائی کے بچوں کو تو سنبھال لیتا۔ نوید نے اپنے آفیسر بھائی کے گولی لگنے کی خبر اخبار میں پڑھی تو اس کو بہت صدمہ ہوا۔ اب تک وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اس نے جانا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے جیون کا ایک مقصد اپنے مرحوم بھائی کے 3 بچوں کو پڑھانا لکھانا اور ان کا مستقبل بنانا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں جرمنی سے پاکستان آ گیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہو اب علیہ السلام انتہائی مایوس حالت میں گھر کی دیوار سے لگی بیٹھی اپنی تنہائی اور کمپری پر آنسو بہا رہی تھی۔ رشتہ دار عزیز تو سب چند دن رہ کر اور تسلی دے کر چلے گئے تھے، بچے اسکول چلے جاتے تھے اور وہ گھر میں اکیلی پریشان ہوتی تھی۔ نوید کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ کبھی یوں اچانک لوٹ کر آ جائے گا۔ اس نے بے یقینی سے نوید کو دیکھا اور رونے لگی۔ نوید نے روتی ہوئی بھابھی کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور بولا، رابعہ اب سب غم بھلا دو، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے دکھ سمیٹنے آیا ہوں۔ بھائی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے اور اب یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے بچوں کو گلے لگا لوں۔ رابعہ کو لگا کر جیسے کسی نے اس گرتی دیوار کو تھام لیا ہو۔ اسے اپناد کچھ بہت ہی ہلکا محسوس ہوا۔ اس وقت فون گھر میں لگ چکا تھا۔ اس نے فون کر کے والدین کو اطلاع دی کہ بچوں کا چا گیا ہے، اب آپ کو میرے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی بچے بھی اسکول سے آ گئے، نوید سے گلے ملے۔ اس نے بھی انہیں پیار دیا۔ اب نوید گھر کا خرچہ دینے لگا۔ وہ بچوں کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتا تھا، لیکن رابعہ اس سے الگ تھلگ رہتی تھی، اجنبی بن کر۔ نوید نے اسے ڈسٹرب نہ کیا، اس کو اس کے حال میں رہنے دیا۔ وہ اس کی محبت بھول کر اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کی محبتیں کھو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ بہرا کہ رابعہ بہت دکھی ہے،
وہ اپنے بچوں کے باپ سے مانوس ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کو کھو دینے پر نڈھال تھی 2 برس یوں ہی گزر گئے زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک دن رابعہ کے ماں باپ ان کے گھر آئے اور نوید کا بچوں سے لاڈ پیار دیکھا تو کہا رابعہ اتنے اچھے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں ورنہ بھائی کے مرتے ہی لوگوں کو اس کی جائیداد کی پڑ جاتی ہے مرحوم بھائی کی بیوی اور بچوں کو کون پوچھتا ہے بلکہ تو الٹا ان کے دشمن بن جاتے ہیں تمہارا دیور بہت اچھا انسان ہے لگتا ہے اس کو روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں رابعہ سے ضبط نہ ہو سکا اس نے کہا یہی وہ انسان ہے جو مجھے یونیورسٹی میں ملا تھا اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے اپنے اس وقت تو اس کا نام بھی سننا گوارا نہ کیا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ دھوکے باز اور برے ہوں والدین حیران رہ گئے انہوں نے نوید سے علیحدگی میں بات کی اور جب ان کو علم ہوا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے تو پھر رابعہ کو منایا کہ وہ اپنے بچوں کے چچا سے نکاح ثانی کر لے تاکہ یہ اجڑا ہوا گھر پھر سے بس جائے اور بچوں کو بھی مستقل سہارا مل جائے رابعہ نہیں مانتی تھی وہ دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے والدین اور بچوں نے اس کو من لیا شاید اس کی تقدیر میں نوید کی جیون ساتھی بنا لکھا گیا تھا فہد کے ساتھ گزاری ہوئی مختصر زندگی کی یاد لیے وہ ایک بار پھر اپنے ہی گھر میں دوبارہ بیاہی گئی اس بار بھی اس کے والدین ہی کا فیصلہ تھا لیکن اس نے اس فیصلے کو مجبور نہ قبول کیا